हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग उत्तर आधुनिकतावाद यानी पोस्ट मॉडर्निज्म के बारे में पढ़ेंगे। तो ये एक नवीन अवधारणा है, न्यू कॉन्सेप्ट है, जो कि 1970 के दशक में जो पॉलिटिकल स्फीयर था वहाँ पर इसने काफ़ी प्रसिद्धि हासिल की। ये नया कॉन्सेप्ट है, कोई ओल्ड कॉन्सेप्ट नहीं है। और ये माना जाता है कि आज तक उसका समय अभी भी चल ही रहा है उसका समय। तो अभी ये विचारधारा अभी अपने पूर्ण लेखन की ओर नहीं बढ़ी है, अभी भी इसका टाइम पीरियड चल ही रहा है। कई प्रकार की विचारधाराएं और अवधारणाओं और दर्शन के स्तर पर ज्ञान मीमांसात्मक लेख और प्रविधियां उत्तर आधुनिकता से प्रभावित नजर आई और उनके छेद की नजर आई, जैसे उत्तर संरचनावाद, उत्तर उपनिवेशवाद, नारीवाद, पर्यावरणवाद और कई प्रकार के अन्य नए सामाजिक आंदोलन। ये कहीं न कहीं पोस्ट मॉडर्निज्म की जो थिंकिंग है उससे रिलेटेड थे। पोस्ट मॉडर्निज्म एक काइंड ऑफ पोस्ट मटेरियलिस्टिक सोसाइटी की अवधारणा पर आधारित ये विचारधारा है, जो कि किसी भी सत्य को, जो मेटा नैरेटिव्स हैं, यूनिवर्सलिटी को एक प्रकार से नकारती है, मेटा नैरेटिव्स को नकारती है। कोई सार्वभौमिक सत्य नहीं है, ऐसा ये मानती है। हर चीज़ें जो होती हैं सापेक्ष होती हैं, रिलेटिव होती हैं। तो जैसे कि डेरिडा बोलते हैं कि डिकंस्ट्रक्शन करिए, एनी अंडरस्टैंडिंग कैन मिसअंडरस्टैंडिंग। आपकी कोई भी अंडरस्टैंडिंग किसी भी विषय पर हो सकता है कि वो आपकी अंडरस्टैंडिंग गलत हो ना। तो आप बार बार क्रॉस एग्जामिन करिए, चीज़ों को डिकंस्ट्रक्ट करिए और समझने का प्रयास करिए। डेरिडा यहाँ तक बोलते हैं कि इवन यू कैन नॉट इमेजिन द ट्रू मीनिंग of any text, even what have been the thinking behind that written literature while it was being written। तो मतलब समस्या ये है कि इसे डेरिडा बोलता है कि जो टेक्स्ट मान लो कोई किसी समय पर लिखा गया, जैसे काइंड ऑफ लॉक ने कोई टेक्स्ट लिखा, तो उस समय लॉक की थिंकिंग क्या रही होगी, क्या वो अपनी थिंकिंग को अपने टेक्स्ट में उतार पाया। तो इंटरप्रिटेशन कई हो सकती हैं। जैसे जो भारत में जो ग्रंथ हैं, जैसे जो वेदास हैं, रामायण है, महाभारत है, ये कोई इनका रिटन डॉक्यूमेंट नहीं है, ये श्रुति परंपरा से, श्रवण परंपरा से आए हैं, इन द सेंस कि इनको एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर किया गया है। मतलब जैसे वेदों का मंत्रोच्चार कोई व्यक्ति ने सुना, अब गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से गुरुओं ने अपने शिष्य को दिया, तो कोई रिटन डॉक्यूमेंट नहीं था। ये चीजें ऐसी हैं, हो सकता है दूसरे व्यक्ति के पास जाते समय वो चीजें मॉडिफाई हो गई हों, या कोई दूसरे व्यक्ति ने दूसरी मीनिंग उसकी निकाल ली हो। तो आपको कहीं ना कहीं आप ये नहीं कह सकते हैं कि वेदास इनफालिबल हैं या ऐसी हैं कि इन पर कोई विवाद नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत सारे अपने जो विवाद हैं या बहुत सारे अपने जो वाद हैं उसमें केसेस में कहा है कि हम किसी भी टॉपिक का जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं। तो इसी से रिलेटेड है कि कोई भी सत्य सार्वभौमिक नहीं है। और हमें बेसिकली पोस्ट मॉडर्निज्म जो लियोटार्ड को आगे चल के पढ़ेंगे तो वो बताते हैं कि हम सत्य को बनाते नहीं हैं, बल्कि हम सत्य की खोज करते हैं। सत्य को बनाया नहीं जाता, सत्य की खोज की जाती है। तो चलिए इसको थोड़ा सा आगे समझेंगे। तो ये बेसिक इसकी अंडरस्टैंडिंग थी। आधुनिकता मुख्यतः ज्ञानोदय युग से प्रारंभ मानी जाती है, जिसमें विवेक और मनुष्य की समानता को प्रमुख तत्व माना गया। फिर उत्तर आधुनिकतावादियों के अनुसार ज्ञानोदय युग के ज्ञान को एक रूपी एवं सरल मानना एक भूल है। तो कोई भी ज्ञान एक रूपी नहीं है और यूनिवर्सल नहीं है। उनके अनुसार ज्ञान का विकास एक विशिष्ट या वस्तुनिष्ठ तरीके से सार्वभौमिकता को स्वीकार करते हुए नहीं हुआ है, अपितु वह विशेष हितों को ध्यान में रखते हुए ज्ञान बनाया गया। तो फॉर एग्जाम्पल जब लिबरलिज्म की फिलॉसफी लिखी जा रही होगी तो उसके विचार में क्या रहा होगा, एक कैपिटलिस्ट क्लास की हित रहे होंगे। अगर मार्क्सवादी विचारधारा लिखी जा रही होगी तो उसमें मार्क्सवादी ज्ञान लिखा जा रहा होगा, तो उसमें कहीं ना कहीं सर्वहारा वर्ग की हित की बात लिखी जा रही होगी। तो ये बेसिकली कोई सार्वभौमिक चीजें नहीं होती हैं, ये विशेष हितों को ध्यान में रख के ज्ञान को गढ़ा जाता है। विवेक के प्रयोग से मानव जाति का लाभ हुआ है, यह भी तथ्य से परे है, क्योंकि इतिहास हमें इस विनाश की कथा भी सुनाता है। 20वीं शताब्दी में विश्व युद्ध एवं आणविक बमों का प्रयोग यह दर्शाता है कि आधुनिकता में सब कुछ ठीक नहीं है। आधुनिकता ऐसा नहीं है कि सब कुछ ठीक है। उत्तराधुनिकतावाद 20वीं सदी के उत्तरार्ध में दर्शन शास्त्र, कला, वास्तुशास्त्र या वास्तुकला एवं आलोचना के क्षेत्र में फैला एक सांस्कृतिक आंदोलन था। इस आंदोलन ने आधुनिकतावाद यानी मॉडर्निज्म को चुनौती दी तथा सांस्कृतिक वातावरण बदल दिया। उत्तराधुनिकतावाद का केंद्रीय विषय है निरपेक्ष एवं सार्वभौमिक सत्य के विचार को एक अहंकारी ढोंग के रूप में त्याग दिया जाना चाहिए। तो एब्सोल्यूट एंड यूनिवर्सल ट्रुथ, द आइडिया ऑफ एब्सोल्यूट एंड यूनिवर्सल ट्रुथ शुड बी
रिमूव्ड और शुड बी स्पंज, इसे त्याग देना चाहिए। उत्तर आधुनिकतावाद, आधुनिकतावाद के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया है, तो ये एक रिस्पॉन्स है अगेंस्ट द मॉडर्निज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म, एंड रिस्पॉन्स इज ए रिस्पॉन्स अगेंस्ट मॉडर्निज्म। आधुनिकतावाद आंग्ल अमेरिकी है, वहीं उत्तर आधुनिकतावादी महाद्वीपीय यूरोपीय है और विशेषकर फ्रांसीसी दार्शनिकों की देन है। उत्तर आधुनिकता को समझने से पहले आधुनिकता को समझना होगा। तो आधुनिकता यानी मॉडर्निज्म और प्रबोधन काल एनलाइटनमेंट। तो 16वीं सदी के बाद यूरोप में पुनर्जागरण हुआ, धर्मसार आंदोलन हुए, वैज्ञानिक एवं तकनीकी उन्नति का काल आया तथा औद्योगिकरण के कारण राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक क्षेत्र में जिस नवीन प्रवृत्ति एवं ज्ञान का विकास हुआ उसे प्रबोधन या ज्ञानोदय कहा जाता है। इस ज्ञानोदय के कारण यूरोपीय समाज मध्ययुगीन धार्मिकता, अंधविश्वासों और रूढ़िवाद से बाहर आकर एक परंपरागत समाज से आधुनिक समाज बन गया, सिविलाइज्ड लोग बन गए। इस ज्ञानोदय से समाज, राजनीति एवं अर्थशास्त्र में जो परिवर्तन आए, उन परिवर्तनों का सम्मिलित रूप ही आधुनिकतावाद है। आधुनिकता में व्यक्ति की विवेकशीलता, तार्किकता, स्वतंत्रता को महत्वपूर्ण माना जाता है। विज्ञान, तर्क, उदारता, सार्वभौमिकता, व्यक्तिवाद, धर्मनिरपेक्षता, अनुभाविकता, लोकतंत्र, विवेकवाद आदि आधुनिकता के केंद्रीय तत्व हैं। यह मूल युक्त या मूल्यों के द्वारा समाज का नव निर्माण करना चाहता है। यह सार्वभौमिकता, ज्ञान और सत्य की निरपेक्षता एवं एकीकरण पर बल देता है। आधुनिकता की पहचान है उदारवाद, पूंजीवाद, व्यक्तिवाद, पंथ निरपेक्षता, राष्ट्रराज तथा सीमित सरकार। राजनीतिक में ऐसे चिंतन की शुरुआत मैकियावेली में हुई, फिर हॉब्स, लॉक, रूसो, मिल, मार्क्स आदि ने इसे आगे बढ़ाया। आधुनिकता मूलतः विवेकीकृत चिंतन एवं व्यवस्था स्थापित करने की प्रक्रिया का नाम है। तो अव्यवस्था में व्यवस्था स्थापित करने की प्रक्रिया का नाम है। इसलिए आधुनिकता समाज में व्यवस्था के स्तर को बढ़ाने का निरंतर प्रयास करती है। आधुनिक समाज ऐसी किसी भी प्रवृत्तियों या कार्यों को समाप्त करने का प्रयास करता है जो समाज में व्यतिक्रम उत्पन्न करे और जिससे समाज में अव्यवस्था फैले। इसलिए आधुनिक समाज व्यवस्था एवं अव्यवस्था के मध्य एक विभाजन रेखा खींचता है। इसलिए प्रत्येक वह विचार या कार्य जो गैर गोरा हो, गैर पुरुष हो, गैर विवेकी हो, गैर ईसाई हो, उसे अव्यवस्था का हिस्सा मान लिया जाता है। एक विवेकी आधुनिक समाज को बनाए रखने के लिए उसको या तो व्यवस्थित होना चाहिए या उसे समाप्त कर दिया जाना चाहिए, ऐसा विचार रखा जाता है मॉडर्निटी में। यह व्यवस्था और अव्यवस्था के लेवल लियोटार्ड के शब्दों में स्थायित्व बनाए रखने के प्रयास हैं और वह उस स्थायित्व के विचार में संपूर्णता के समकक्ष मानता है। यह संपूर्णता, स्थायित्व या व्यवस्था बनाए रखने के लिए महावृत्तांत, मेटा नैरेटिव्स अथवा प्रधान वृत्तांत के द्वारा ये बनाए जाते हैं जो संस्कृति एवं सभ्यता की कहानी बन जाते हैं। जैसे अमेरिकन संस्कृति के अनुसार प्रजातंत्र सबसे उत्कृष्ट एवं विवेकी सरकार का प्रारूप है और इसलिए यही सार्वभौमिक मानवीय संता को जन्म दे सकता है। यह महावृत्तांत एक तरह की महाविचारधारा है, मेटा आइडियोलॉजी है कि केवल यही सत्य है, इसके अलावा कोई चीजें सत्य ही नहीं। योगेंद्र यादव ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन 1972 में आधुनिकता को एक सार्वभौमिक सांस्कृतिक परिघटना, यूनिवर्सल कल्चरल फिनोमिना कहा। आधुनिकता को यूनिवर्सल कल्चरल फिनोमिना कहा। उत्तर आधुनिकता का इतिहास, तो उत्तर आधुनिकता के दार्शनिक स्रोत 18वीं सदी में खोजे जा सकते हैं। उस समय में कुछ विचारक थे जिन्होंने ज्ञानोदय युग की विचारधाराओं का विरोध किया, जिसमें प्रमुख हैं जोहान जॉर्ज हेमन तथा उनके शिष्य जोहान गोडफ्राइड हर्डर। इन्होंने प्रति विवेकवाद एवं रोमांटिसिज्म की स्थापना की, यानी काउंटर रैशनलिज्म और रोमांटिसिज्म की स्थापना की। इन्होंने 19वीं शताब्दी के कई विचारकों जैसे सोरेन क्रिकगार्क, नित्शे एवं शोपेनहावर के विचारों को प्रभावित किया। ज्ञानोदय युग के कई दार्शनिकों ने, जिसमें से इमैनुअल कांत भी शामिल हैं, बड़ी गलतियां की हैं और शब्दों को अवधारणाओं से अलग नहीं कर पाए और अवधारणा तथा वस्तु के मध्य अंतर नहीं कर पाए। ज्ञानोदय के कट्टर आलोचक आर्थर शोपेनहावर ने अपनी पुस्तक द वर्ड इज बिल एंड रिप्रेजेंटेशन में पुस्तक आती है, में इस शास्त्रीय विश्वास को व्यक्त किया कि मानवीय मस्तिष्क वास्तविकता के परे भी जा सकता है और वास्तविकता के आधार को समझ सकता है। शोपेनहावर के शिष्य नित्शे ने उनके विचारों को आगे बढ़ाया और आधुनिकता की समस्याओं को उजागर किया। उनके विचारों को इसलिए शून्यवाद निहिलिज्म का दर्शन माना जाता है, जिसमें मूल्य, अर्थ एवं
इच्छाओं की पूर्ण समाप्ति की बात कही गई। निहिलिज्म मतलब मूल अर्थ एवं इच्छाओं की पूर्ण समाप्ति। जिससे अपनी पुस्तक द बर्थ ऑफ ट्रेजिडी में लिखते हैं कि वास्तविकता द्वैत है, यानी जो कोई भी रियलिटी है वो डुअल होती है ना, उसकी डुअल मीनिंग होती है। एक तो वह जो दिखती है और एक यह जो वास्तविक होती है। तो कोई भी घटना घटती है उसके दो पहलू होते हैं, एक तो जो घटना घटती है और दूसरा उसके पीछे की जो असलियत होती है ना, जो वास्तविकता होती है वो दिखती है। तो फॉर एग्जाम्पल यूएसए किसी भी देश पे हमला करता है तो क्या बताता है कि हम ह्यूमन राइट के लिए, डेमोक्रेसी के एस्टेब्लिशमेंट के लिए, है ना, इस प्रकार इन तत्वों के लिए हम उस देश पर हमला कर रहे हैं। तो ये तो ऐसा है जो हमें दिखाई देता है ना, यूएसए हमें बताता है। वास्तविकता क्या है कि यूएसए अपनी हेजेमनी को कायम रखना चाह रहा है, इसलिए वो ऐसा कर रहा है, यही बात है। क्यूर थ्योरी उत्तर आधुनिक विश्लेषण का रूप है। क्यूर थ्योरी यानी कि एलजीबीटी, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर के उदय माध्यम से जुड़ी हुई है क्यूर थ्योरी। उत्तराधुनिकतावाद, तो उत्तराधुनिकतावाद दर्शन, शास्त्र, कला एवं साहित्य समालोचना के क्षेत्र में 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध का एक आंदोलन एवं उससे जुड़ी विचारधारा है, जिसे सामाजिक सिद्धांत, सोशल कॉन्ट्रैक्ट तथा राजनीतिक सिद्धांत, पॉलिटिकल के क्षेत्र में भी मान्यता दी जाती है। इस विचारधारा के अनुसार किसी भी मूल प्रणाली को इस आधार पर वैलिड नहीं माना जा सकता है कि वह आधुनिक और तर्कसंगत है, या वैलिड नहीं माना जा सकता है कि वह आधुनिक एवं तर्कसंगत है। देखा जाए तो वस्तुपरक यथार्थ यानी ऑब्जेक्टिव रियलिटी कुछ नहीं होती है। सब लोग यथार्थ को अपने अपने दृष्टिकोण से भिन्न भिन्न रूपों में देखते हैं। वही है जो स्यादवाद का कॉन्सेप्ट जैनिज्म में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो एक हाथी है उसको अगर 5 अंधे 6 अंधे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो वो हाथी को अलग अलग देखते हैं। किसी ने उसकी पूंछ पकड़ी तो कहा हाथी झबरीला है, किसी ने पैर पकड़ा तो कहा हाथी मोटा है, किसी ने कान पकड़े तो कहा हाथी पता नहीं किस प्रकार का है। तो सबने अलग अलग चीज़ें देखी और अपने अपने हिसाब से रियलिटी बना ली, जबकि रियलिटी कुछ अलग ही थी। यही बात है कि जो यथार्थ तथ्य है या वास्तुपरक तथ्य है यानी ऑब्जेक्टिव रियलिटी है, कुछ नहीं होता। सब लोग यथार्थ को अपने अपने दृष्टिकोण से भिन्न भिन्न रूपों में देखते हैं। उचित और अनुचित में कोई यथार्थ अंतर नहीं होता है, केवल शक्ति संबंधों को व्यक्त करने के तरीके हैं। तो गेज या गे उचित, उनका बिहेवियर उचित है या अनुचित है, इसमें कुछ ऐसा वो नहीं है कि आप उचित या अनुचित बता सकते हैं। केवल और केवल शक्ति संबंध, क्योंकि ये समाज में इनकी शक्ति कम है इसलिए आप इनके बिहेवियर को गलत बोल रहे हैं। बाकी सत्य या असत्य कुछ नहीं होता है ना, उचित या अनुचित कुछ नहीं होता है। वस्तुतः सत्तारूढ़ समुदाय ही अपनी समानताओं के आधार पर सत्यम शिवम सुंदरम, द ट्रूथ, द गुड एंड द ब्यूटीफुल को परिभाषित करता है। जो स्थिति इस कसौटी पर खरी नहीं उतरती उसे अनुचित, तर्कशून्य एवं अशोभनीय मान लिया जाता है। तो आप एक सेट पैटर्न पर चीज़ों को डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्त्री होगी, पुरुष होगा, अगर कोई थर्ड जेंडर है तो आप उसको तर्कशून्य, अनुचित या अशोभनीय मान लेते हैं। जबकि ईश्वर ने अनेक प्रकार के जीव बनाए हैं, अनेक प्रकार के मनुष्य बनाए हैं, तो आप कैसे उनको एक बाइनरी टर्म में डिफाइन कर सकते हैं। उत्तर आधुनिकतावाद की दृष्टि में किसी भी समुदाय में प्रचलित मूल्यों एवं मान्यताओं को किसी दूसरे समुदाय से जुड़े मूल्यों और मान्यताओं से उत्कृष्ट या निकृष्ट मानना तर्कसंगत नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल मुस्लिम समुदाय में कोई मान्यता है या मूल्य है, तो हिंदू धर्म में कोई मान्यता या मूल्य है, तो दोनों एक दूसरे की जो मान्यता है, मूल्य है, को निकृष्ट नहीं मान सकते ना, क्यों? ये मूर्खतापूर्ण बात है, क्योंकि उनकी अपनी वैल्यू है, हमारी अपनी वैल्यू है। तो किसी की वैल्यू को आप डिमीन नहीं कर सकते हो ना, आपको पता नहीं है ना क्या सत्य है। बात तो ये है। इस शब्दावली का प्रथम प्रयोग इतिहासकार अर्नोल्ड टॉयनबी ने 1920 में ब्रिटेन के संदर्भ में किया। अर्नोल्ड टॉयनबी ने इसका प्रयोग 19वीं सदी के अंतिम वर्षों के लिए 1975 के बाद किया, जब पूंजीवाद, साम्राज्यवाद एवं पश्चात सभ्यता ढलान पर थी। 1979 में जीन फ्रांसिको लियोटार्ड ने 1979 में पुस्तक लिखी पोस्ट मॉडर्न कंडीशन रिपोर्ट ऑन नॉलेज, जिसमें इस अवधारणा का व्यापक विवेचन किया गया। उत्तर आधुनिक राजनीति का यह नारा लोकप्रिय है कि चिंतन वैश्विक एवं कार्य स्थानीय, तो थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली। ये है उत्तर आधुनिकता वाली जो पॉलिटिक्स है उसका एक प्रकार से नारा। अब आधुनिकता एवं उत्तर आधुनिकता के बारे में अंतर देख लेते हैं। तो जो आधुनिकता है ये तर्क एवं विज्ञान की सत्ता यहाँ पर है। आधुनिकता में अगर आप किसी चीज़ को तर्क और विज्ञान के हिसाब से सिद्ध कर सके तो वो सिद्ध हो जाएगी।
अब यहाँ पर तर्क एवं विज्ञान की प्रधानता है, जबकि उत्तर आधुनिकता में तर्क एवं विज्ञान का विरोध किया जाता है, तर्क एवं विज्ञान की सत्ता का विरोध किया जाता है। फिर आधुनिकता ही वस्तुनिष्ठ है, यानी ऑब्जेक्टिव है, आनुभविक है, यानी इंपीरिकल है, आपके अनुभव पर बेस्ड है, और प्रत्यक्षवादी दर्शन पर इसका बल रहता है कि आप जिस चीज़ों को आप अनुभव कर सकते हैं केवल वही सही, ऐसा नहीं है। ऐसी चीज़ें जो हमारे समझ से परे हैं वो भी एग्जिस्ट करती हैं, है ना। एलियन, फिर स्पिरिट वगैरह, ये सब हमारे एग्जिस्टेंस से बाहर है, लेकिन हमारी जो आंखें हैं हमसे हम देख नहीं सकते, लेकिन होती होंगी कोई चीज़ें, यही बात है। फिर वस्तुनिष्ठ एवं व्यक्तिपरक ज्ञान पर इसमें बल है, यानी सब्जेक्टिव नॉलेज पर इनका व्यक्त है, और ये इंडिविजुअल नॉलेज को ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। प्रत्यक्षवाद एवं सत्यापनावाद या सत्यापनवाद का विरोध करते हैं। ये सार्वभौमिक सत्य, नियमों, मूल्यों, कानूनों में विश्वास करते हैं, जबकि सापेक्ष एवं संदर्भगत सत्य में विश्वास तथा बहुल नियमों, मूल्यों एवं कानूनों में विश्वास रखते हैं। फिर ये महावेदांतों, रटा नैरेटिव्स में विश्वास करते हैं। ये महावेदांतों का विरोध करते हैं कि यूएसए की जो संस्कृति है वही सबसे अच्छी है, ये महावेदांत टाइप का हो गया। या यूरोप ही है जो एक प्रकार से पूरे विश्व का मसीहा है, या जो वाइट मैन बर्डन थ्योरी है, ये महावेदांतों का विरोध करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। ज्ञान और सत्य के एकीकरण पर बल देते हैं, बल्कि विखंडन, डिकंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। डेरिडा के बारे में हमने पढ़ा भी था। निरपेक्षता एवं होलिज्म की बात करते हैं, समग्रतावाद की बात करते हैं ये, जबकि ये सापेक्षवाद एवं व्यक्तिपरकता एवं स्थानीयता पर बल देते हैं। फिर इस अवधारणा पर न्यूटन, डेकार्टे, कांत आदि के तर्कवाद का प्रभाव है। इस पर निस्से, मार्टिन हेडेगर, जैक्स डेरिडा, लियोटार्ड आदि का प्रभाव है। यह आंग्ल अमेरिकी है, यह महाद्वीपीय यूरोपीय यानी कॉन्टिनेंटल यूरोपीय है। फिर उत्तर आधुनिकतावाद के विचारक कौन कौन से हैं, तो जॉन बोदिलार्ड हैं, लियोटार्ड हैं, जैक्स डेरिडा हैं, मिशेल फूको हैं, फ्रेडरिक जिमनसन हैं, पियरे बोर्दिये हैं। नारीवादी उत्तर आधुनिकतावादी जो थिंकर हैं ये हैं नैन्सी फ्रेजर और लिंडा निकोलसन। अब इसकी कुछ विशेषताएं हैं उत्तर आधुनिकतावाद को, उसको देख लेते हैं। तो ये आधुनिकता का विरोध करता है, सबसे पहली चीज। ये आधुनिकता की गिरफ्त से मुक्ति देना चाहता है, बंधी बधाई रूढ़िवादी सीमाओं का विरोध करता है, यह प्रगति व विकास की सभी आधुनिक अवधारणाओं का विरोधी। सत्य एवं ज्ञान की सापेक्षता पर बल देता है, संसार में कोई भी वस्तु, ज्ञान या विचार निश्चित नहीं है, इसलिए निरपेक्ष एवं सार्वभौमिक ज्ञान एवं विचार की बात करना कोरी कल्पना है। नैतिकता एवं ज्ञान के दावे कभी भी तटस्थ नहीं होते हैं, जबकि आधुनिकता तटस्थता का दावा करती है। ज्ञान व्यक्तिगत एवं आत्मनिष्ठ होता है, तो नैतिकता एवं ज्ञान के दावे कभी भी तटस्थ नहीं होते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो कोई गाय है, आपने देख रहा है कोई व्यक्ति उसको मारने के लिए आ रहा है, और वो आपके कहीं आपने जो शेड बनाई थी उसमें जाके छुप गई। अब नैतिकता तो ये है कि चूंकि उसकी गाय है, या पूछ रहा है कि क्या आपने गाय को जाते हुए देखा, तो आपको बताना चाहिए कि हाँ वहां पर गाय है। लेकिन आप देख रहे हैं कि उसके हाथ में तलवार है, वो पूरी तरह से फुजलाया हुआ है, उसको मारने की बात कर रहा है, तो आपने उसको भगा दिया, कहा नहीं नहीं मेरे पास, मैं नहीं जानता जहाँ गई हो, तो आपने उसको हटा दिया। तो आत्म नैतिकता से एक प्रकार से आपने नैतिकता का दामन छोड़ दिया, सत्य नहीं बोला उससे, लेकिन दूसरी तरफ आपने नैतिकता का काम भी किया ना। तो झूठ बोलने से अगर किसी की जान बच जाए तो वो फिर झूठ कैसा हुआ। तो यही है कि नैतिकता और ज्ञान के दावे तटस्थ नहीं होते हैं, लेकिन आधुनिकतावाद ही तटस्थता का दावा करती है। सामाजिक एवं राजनीतिक संसार से संबंधित कोई भी ज्ञान सत्य नहीं होता है, सत्य वही है जो शक्तिशाली बताता है, अर्थात शक्ति ही सत्य है। तो जो शक्तिशाली होता है वही ज्ञान की परिभाषित करता है ना। तो जब सेकंड वर्ल्ड वार हुआ तो जो एलाइड पावर थे उन्होंने जीता, तो जो पूरा एक्सिस पावर थी उनको पूरी तरह से बिल्कुल बुरा बताया गया, है ना, उनको शैतान कहा गया। क्यों? क्योंकि जो पार्टी युद्ध जीतती है इतिहास वही लिखती है, क्योंकि इतिहास एलाइड पावर्स, युद्ध एलाइड पावर ने जीता, इसलिए इतिहास इन्होंने लिखा। हो सकता है अगर एक्सिस पावर जीत जाती तो एक्सिस पावर की कहानी कुछ और रहती। अब जब 1944 में बंगाल का अकाल पड़ा तो यहाँ पर भी 60-70 लाख लोग मारे गए, 40 लाख तो मारे ही गए थे, इसका कहीं इतिहास में जिक्र नहीं है। लेकिन हिटलर ने कम से कम कितने ही मारे होंगे, 10-15 लाख मारे होंगे, उसका जिक्र है, उसको बहुत बढ़ा चढ़ा के बताया गया। लेकिन भारत में जो लोग 40 लाख लोग मारे उनका कोई मेंशन नहीं है। तो इतिहास वही लिखता है, ज्ञान पर उसी का कब्जा होता है जो जीतता है या जो शक्तिशाली होता है। सामाजिक और राजनीतिक संसार से संबंधित कोई भी ज्ञान सत्य नहीं होता है, सत्य वही है जो शक्तिशाली बताता है, अर्थात शक्ति ही ज्ञान है। सार्वभौमिकता एवं विवेकशीलता मिथ्या है, स्थानीयता, आत्मपरकता, अविवेकता, अनिश्चितता ही सही है।
यह विज्ञान एवं कर्म की सत्ता को स्वीकार नहीं करता है। टॉनी क्लिफ उत्तराधुनिकतावाद स्थापित सिद्धांतों को रद्द करने वाला सिद्धांत है। जो स्थापित सिद्धांत, फॉर एग्जाम्पल उदारवाद, मार्क्सिज्म, इनको रद्द करने का वाला सिद्धांत है। यह मूलतः सांस्कृतिक अवधारणा है, कल्चरल कॉन्सेप्ट है। तो यह सांस्कृतिक तर्क है, पर इसकी संस्कृति गहरी नहीं, सतही एवं उथली होती है। फ्रेडरिक जेमिसन का प्रसिद्ध कथन है कि उत्तर आधुनिकता विलंबित पूंजीवाद, लेट कैपिटलिज्म का सांस्कृतिक तर्क है। लेट कैपिटलिज्म का ये सांस्कृतिक तर्क है। यह ज्ञान एवं विज्ञान की एक दशा है। यह पॉप कल्चर, उपभोक्तावाद एवं युवा उपसंस्कृति का निर्माण करती है। यह समस्त परिकल्पनाओं को संशय की दृष्टि से देखती है। वहिस्यातवाद शायद है, शायद नहीं है, शायद हो भी नहीं भी हो सकता। इसके पीछे वह श्वेत प्रधान उग्र राष्ट्रीयता व यूरो केंद्रित अभिजात सोच को कारण मानती है। यह स्थानीय एवं क्षेत्रीय आख्यानों पर बल देती है तथा विश्वव्यापी निरपेक्ष सिद्धांत है उनका विरोध करती है। बेसिकली ये ग्रास रूट डेमोक्रेसी या ग्रास रूट टेबल पर जो काम होते हैं उनकी बात करती है। फिर लियोटार्ड है, तो इन्होंने महावित्रांत विरोधी कॉन्सेप्ट दिया है, मेटा नैरेटिव के विरोध में चीजें लिखी हैं। लियोटार्ड ने अपनी पुस्तक द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन 1979 में उत्तर आधुनिकता को पोस्ट मॉडर्निज्म को ग्रांड या मेटा नैरेटिव के प्रति संदेह एवं अविश्वास के रूप में परिभाषित किया। तो अकॉर्डिंग टू लियोटार्ड, पोस्ट मॉडर्निज्म इज इनक्रेडिबिलिटी इन, तो ये बेसिकली इनक्रेडिबिलिटी टुवर्ड्स मेटा नैरेटिव्स है, यानी कि मेटा नैरेटिव्स हैं जो महावृत्तांत हैं के प्रति संदेह एवं विश्वास के रूप में इसको परिभाषित करते हैं। जो मेटा नैरेटिव्स हैं कि उदारवादी सर्वोच्च विचारधारा है, उसने हिस्टोरिकल बैटल जीत ली है, इसके प्रति संदेह एवं अविश्वास, यही क्या है, पोस्ट मॉडर्निज्म। उत्तर आधुनिकवाद महावृत्तांत की अपेक्षा लघु वृत्तांत को स्वीकार करता है, उन कहानियों में विश्वास व्यक्त करता है जो लघु व्यवहार, स्थानीय घटनाओं, स्थानीय संस्कृति की विश्लेषित करती हैं तथा उल्लेखित करती हैं, न कि वैश्विक घटनाओं को स्पष्ट करने वाले महावृत्तांत। इसलिए उत्तर आधुनिकता लघु वृत्तांत हमेशा स्थितिजन्य, अस्थायी, अनिश्चित एवं अल्पकालिक होती है। तो लियोटार्ड के अनुसार कोई चित्र या मूर्ति जो प्रमुख चित्रकार या मूर्तिकार के द्वारा बनाई गई है, उसके आज के समय में हजारों प्रतिचित्र और कॉपियां बनाई जाती हैं। इसलिए जो मूल चित्र या मूर्ति है उसकी कीमत और उसकी प्रतिलिपियों से बहुत अधिक होती है। जैसे मोनालिसा की जो पुस्तक है या मोनालिसा की जो चित्र है उसकी मूल प्रति है, उसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। लेकिन दूसरी तरफ आज संगीत के क्षेत्र में सीडी और इंटरनेट में उपलब्ध गानों की बात अगर हम करें तो इसकी कोई भी मूल प्रति और प्रतिलिपि नहीं होती है और सभी समान दरों पर मिलती हैं। तो ये बात है। फिर जॉर्ज रिटजर ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक मॉडर्निटी एंड पोस्ट मॉडर्निटी में भी न्यूवाद यानी फाउंडेशनल जो थीसिस है यानी महावृत्तांतों को अस्वीकृत करने पर बल दिया है। महावृत्तांत वे भव्य एवं विशाल सिद्धांत और विश्वास हैं जो समाज की गतिविधियों, उसकी प्रकृति एवं सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या करते हैं। महावृत्तांत एक निश्चित और विशेष ज्ञान की वैधता का दावा करते हैं। निष्कर्षतः महावृत्तांत ऐसे सार्वभौमिक, पूर्ण एवं परम सत्य हैं जिनके द्वारा विभिन्न राजनीतिक विचारों का वैध तो इनके द्वारा विभिन्न राजनीतिक विचारों की वैधता को साबित किया जाता है। जैसे कि लिबरलिज्म है, तो वो भी एक काइंड ऑफ महावृत्तांत है। और एक प्रकार से जैसे 1991 के बाद जो फ्रांसिस फुकुयामा है उसने लिबरलिज्म की जो विजय है उसकी सार्वभौमिक घोषणा कर दी थी। तो ऐसी एक सार्वभौमिक, पूर्ण, परम सत्य है जिसके द्वारा विभिन्न राजनीतिक विचारों का वैध साबित किया जाता है। बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म जैसे विश्व के महान धर्म व मार्क्सवाद, उदारवाद, अराजकतावाद, फांसीवाद जैसी विचारधाराएं तथा प्रकारवाद, फंक्शनलिज्म, पार्सन्स एवं मार्टन जैसी अवधारणाएं महावृत्तांत या मेटा कथाओं के उदाहरण। फिर यह बहुसंस्कृतवाद एवं बहुलतावाद पर आधारित है। यह सांस्कृतिक विविधता, बहुलतावाद, प्लुरलिज्म व बहुकेंद्रितता को मानता है। यह बहुआयामी अवधारणा है। यह सामाजिक एवं राजनीतिक संसार में समानताओं एवं एकीकरण की बजाय विविधता एवं भिन्नताओं पर बल देता है। विविधता एंड डाइवर्सिटी एवं भिन्नता पर यह बल देता है, डिफरेंशिएशन पर बल देता है। यह विकेंद्रीकरण, अलग पहचान, अलग आवाज, स्थानीयता को प्रोत्साहित करता है। यह स्थानीय स्वायत्तता पर बल देता है। इसके साथ साथ ग्लोबल या भूमंडलीय समाज का निर्माण करता है। तो ये थिंक ग्लोबली और एक्ट लोकली की बात करता है। इसमें
समग्रता की बजाय यानी होलिज्म की बजाय विखंडन डिकंस्ट्रक्शन पर बल दिया जाता है। विखंडन शब्द का प्रयोग अस्तित्ववादी विचारक मार्टिन हेडगर ने किया था, पर यह डेरिडा ने अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। तो डेरिडा से यह अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। विखंडन का तात्पर्य है वास्तविकता या अर्थात खंडित या वियोजित है। तो कोई भी सत्य वो पूर्ण सत्य नहीं है, वो विखंडित है, वो पार्ट्स में है। विखंडन के अनुसार विभिन्न ग्रंथों में जो कुछ लिखा गया है वह समाज के पीछे छुपे हुए यथार्थ या वास्तविकताओं को प्रकट नहीं करता है। तो जब वेद लिखे गए थे तो उस समय की क्या संस्कृति, क्या विचारधारा रही होगी, उसको वो नहीं बताते। अतः ग्रंथों में निहित अव्यक्त और छिपे हुए अर्थ की खोज और विश्लेषण होना चाहिए। तो हमें कहीं ना कहीं जो डीप मीनिंग है किसी भी टेक्स्ट की, किसी भी बुक की, उसको, उसके अर्थ को, उसकी विश्लेषण को उसका करना चाहिए हमें। यह समग्रता की बजाय व्यक्तिपरकता पर बल देता है। होलिज्म की बजाय ये एक प्रकार से इंडिविजुअलिटी पर बल देता है। विज्ञान की बजाय भाषा की केंद्रियता पर बल दिया जाता है। तो उत्तर आधुनिकतावाद भाषा की केंद्रीय भूमिका स्वीकार करता है कि लैंग्वेज कोर है, क्योंकि भाषा ही हमारे विचारों व अनुभवों को स्वरूप देती है। भाषा के माध्यम से हम अपने अनुभव एवं विचारों को व्यक्त करते हैं। भाषा से हम विभिन्न तथ्यों एवं विचारों को जानते एवं समझते हैं। भाषा ही हमारे अंतरकरण एवं अंतर चेतना को आकार देती है। फिर उपाश्रित या सबाल्टन व पद दलित समुदायों का समर्थन। तो उत्तर आधुनिकतावाद 1960 व 70 के दशक में उठे नारीवादी, अश्वेत, असंतोष, शांति मार्च, युवा विद्रोह एवं यौन स्वतंत्रता जैसे मुक्ति आंदोलनों से निकला है। यह स्त्री पुरुष समानता की बजाय नारीवाद तथा वर्गीय व पेशेवर इमेज की बजाय नस्ली, धार्मिक, भाषाई और सांप्रदायिक इमेज को तवज्जो देता है। यह केंद्रीय सत्ता प्राप्त अभियान समूहों को किनारे पर धकेलता है और हास्यकृत वर्गों को केंद्र में लाता है। तो जो बॉटम ऑफ द पिरामिड में है, जो पंक्ति के अंतिम में खड़े हुए लोग हैं, उनको ये फ्रंट में लाता है, और जो लोग पहले से एलीट हैं, अडानी अंबानी जैसे लोग, उनको ये हाशिए पर या उनको किनारे धकेलने की बात करता है। यह वर्गीय राजनीतिक की बजाय नव सामाजिक आंदोलनों वाली नई राजनीति का समर्थन करता है। अल गोर उत्तर आधुनिकता को शून्यवादी, निहिलिज्म, अहंकारवाद, नार्सिसिज्म से के मिलन के रूप में परिभाषित करता है। तो अल गोर उत्तर आधुनिकतावाद को निहिलिज्म और अहंकार यानी शून्यवाद और अहंकार यानी निहिलिज्म एंड नार्सिसिज्म के मिलन के रूप में परिभाषित करता है। निहिलिज्म क्या होता है, शून्यवादी कौन से निहिलिज्म या शून्यवाद क्या होता है? तो इसका तात्पर्य है कि नथिंगनेस, ये किसी भी विचार, व्यवस्था, मूल्य या संचार के प्रति निष्ठावान नहीं होते हैं, सबको शून्य एवं बेमतलब का मानते हैं। तो बेसिकली ये किसी भी विचार, व्यवस्था, मूल्य, संरचना के प्रति निष्ठावान नहीं होते। नथिंग इज परमानेंट या नथिंगनेस पे बात करते हैं, कुछ भी नहीं है, जो सही है तो है, नहीं तो ठीक है। हम कोई हम पूर्वाग्रह लेके ही नहीं चलेंगे, हम कुछ सोच के ही नहीं चलेंगे कि जैसे मान लो दलितों के बारे में एक अवधारणा बनी, तो हम कुछ सोचेंगे ही नहीं ना, हम केवल दलितों को अजय दलित ट्रीट करेंगे, या जो अमीर है उनको अमीर ट्रीट करेंगे, उनके प्रति हमारी जो धारणा है उसको हम अपने फ्रंट में लाएंगे। फिर अहंकार या नार्सिज्म एक्सट्रीमली सेल्फ सेंटर्ड। तो अहंकार या नार्सिज्म क्या होता है कि जब हम बहुत ज़्यादा स्वयं के प्रति सेंटर्ड होते हैं, परम स्वार्थी व्यक्ति को क्या कहा जाता है? अहंकारी या नार्सिस्ट कहा जाता है। इन्हें बाकी संसार से कोई मतलब नहीं होता। तो यह विसंरचना एंड डिकंस्ट्रक्शन पर विश्वास करता है। बेसिकली डेरिडा क्या कहता है कि किसी भी टेक्स्ट की अगर हमें ट्रू मीनिंग को जानना है तो हमें कहीं ना कहीं उसको रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। फिर यह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के स्वीकृत सिद्धांतों को चुनौती देता है। यह मेटा नैरेटिव के प्रति अविश्वास व्यक्त करता है। यह परंपरावाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया नहीं, यह परंपरावाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया नहीं है, ये मॉडर्निज्म के खिलाफ एक प्रतिक्रिया है। लियोटार्ड उत्तर आधुनिकता को हाइपर सेंसिटाइजेशन यानी अतिशय संवेदनशीलता के व्यक्ति कहते हैं। सुधीश पचौरी उत्तर आधुनिकता की 7 विशेषताएं बताते हैं, जिन्हें वो उत्तर आधुनिकता के 7 झटके 7 शॉक्स ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म कहते हैं। आधुनिकता का संशोधनवादी सिद्धांत ही सुदीप्तो कविराज ने दिया है। आधुनिकता का संशोधनवादी सिद्धांत सुदीप्तो कविराज का है। बिल किमलिका ने उत्तर आधुनिकता के सिद्धांतिक तत्वों को 4 भागों में बांटा है। पहला है महावृत्तांत, इसका विरोध, तो मार्क्सवाद एक महावृत्तांत है जिसका विरोध किया जाना चाहिए। उदारवाद एक महावृत्तांत है जिसका विरोध किया जाना चाहिए। सत्य निरपेक्ष नहीं है, सापेक्ष है, कोई सार्वभौमिक सत्य नहीं होता, और सत्य हम बनाते नहीं बल्कि खोजते हैं। भाषा, तो इसका केंद्रीय महत्व है। क्योंकि भाषा के माध्यम से ही हम अपनी जो भावनाएं हैं, अपने जो अनुभव है, उनको व्यक्त करते हैं।
विखंडन, तो समग्रता व एकीकरण की बजाय विखंडन पर बल दिया जाता है। आप टुकड़ों में चीजों को समझिए, पूरे बॉडी को एक तरह समझने के बजाय आप टुकड़ों में समझिए। महावृत्तांत, तो उत्तर आधुनिकतावाद के अनुसार महावृत्तांत समाप्त हो गए हैं। लियोटार्डो 1979 में लिखते हैं कि मैं उत्तर आधुनिकतावाद को महावृत्तांत के प्रति अविश्वास के रूप में परिभाषित करता हूँ। महावृत्तांत में मार्क्सवाद को भी उत्तर आधुनिकतावादी नकारते हैं, क्योंकि मार्क्सवाद भी आधुनिकतावाद की जो मूल भावना है पर आधारित है, इसलिए इतिहास की भविष्यवाणी की जा सकती है और उसे समझा जा सकता है। क्या मार्क्सवाद क्या कहता है कि इतिहास की भविष्यवाणी की जा सकती है और उसे समझा जा सकता है, जबकि ये क्या है, एक प्रकार से आधुनिकता की मूल भावना पर ही आप आधारित हुए ना। आप इतिहास को कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं या आप कैसे उसको समझ सकते हैं? क्योंकि इतिहास में क्या लिखा गया, क्या बोला गया, क्या हुआ, ये तो व्यक्ति इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफर करता है। आप इतिहास में तो थे नहीं, तो कैसे आप इतिहास के बारे में जान सकते हैं? आप केवल उस समय के लिखे गए टेक्स्ट या उस समय जो चीजें थी उसके माध्यम से जानते हैं, और उस समय क्या लिखा गया था, किस संदर्भ में लिखा गया था। इतनी ओपन सोसाइटी तो थी नहीं आज के समय में, आप राजा के खिलाफ भी लिख दो और आप बचे भी रहो। तो गुण शब्दों में लिखा गया चीजों को कि लोग समझ ही ना पाए और बात भी हो जाए, तो उसको आप रियल मीनिंग को देखो ना, ये बात है। सत्य महावृत्तांत में अविश्वास मुख्यतः सत्य की अवधारणा के प्रति उत्तर आधुनिकतावादियों के संदेह से उत्पन्न होता है। उत्तर आधुनिकतावादी आधुनिकवाद के इस विश्वास की आलोचना करते हैं कि सत्य वस्तुनिष्ठ है और जो उसको स्वीकार नहीं करते हैं वह सत्य के विरोधी, और इस सत्य को जानने का एकमात्र तरीका मानवीय विवेक है। निश्चय के विचार, तो इच्छा की शक्ति, शक्ति की इच्छा, पावर टू विल को स्वीकार करते हैं। इसलिए सत्य और वस्तुनिष्ठता भी इतने सरल और परोपकारी विचार नहीं है जैसा कि आधुनिकतावादी हमें बतलाने का प्रयास करते हैं, किंतु ये शक्ति और नियंत्रण की मानवीय भूख के द्योतक है। शक्ति और नियंत्रण की मानवीय भूख के द्योतक है। भाषा, तो लुडविग विटजेनस्टाइन के अनुसार सत्य व्याकरण के द्वारा व्यक्त होता है। तो आधुनिकतावादी भाषा को अधिक महत्व देते हैं। विरोधियों के अनुसार आधुनिकतावादियों के बृहद वृत्तांत और विवेकीकृत भाषा का प्रयोग एक भुलावा और केवल भाषाई संरचनाओं का खेल है। आधुनिकतावादी यह मानते हैं कि भाषा का प्रयोग वस्तुनिष्ठ तरीके से होता है, जबकि उत्तर आधुनिकतावादी से नकारते हैं। भाषा का प्रयोग केवल नियंत्रित करने या छलायोजन या मैनिपुलेशन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। पंथी भाषा इसका एक उदाहरण है। तो एक सेक्टेरियन जो लैंग्वेज होती है इसका एक उदाहरण है। तो भाषा का प्रयोग केवल नियंत्रण एवं मैनिपुलेशन के लिए किया जाता है। विखंडन, तो चूंकि एक प्रकार का सार्वभौमिक सत्य सभी वस्तुओं और विचारों में निहित नहीं होता है और लोक वृत्तांत परस्पर विरोधी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, इसलिए उत्तर आधुनिकतावाद विखंडन से संबंधित है। इसके अनुसार समसामयिक समाज को दुई विरोधी शब्दावली के माध्यम से नहीं समझा जा सकता है, जैसा स्वामी बनाम नौकर, अभिजन बनाम जनसाधारण, मेल वर्सेस फीमेल और दक्षिणपंथ बनाम वामपंथ। ये श्रेणियां बहुत ही अनम्य है, तथ्यात्मक वास्तविकता को पूर्णतया प्रदर्शित नहीं करती हैं। तो जो डायनेमिक रियलिटी है उसको ये पूरी तरह से प्रदर्शित नहीं करती हैं। चीजें बाइनरी टर्म में नहीं होती हैं। सत्य असत्य में, ट्रू और फॉल्स में नहीं होती हैं। कुछ बीच की चीजें होती हैं, सत्य भी होती हैं, असत्य भी होती है। आप चीजों को बाइनरी टर्म में नहीं देख सकते हैं। समस्या कहाँ उत्पन्न होती है? जब हम लोग चीजों को बाइनरी टर्म में देखना स्टार्ट कर देते हैं। चलिए दोस्तों, प्रमुख पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो पहले जो थिंकर हैं जीन बोदिलार्ड हैं, ये फ्रांस के हैं और पेरिस विश्वविद्यालय से संबंधित रहे हैं, और यह दार्शनिक उत्तर संरचनावादी एवं उत्तर आधुनिकतावादी हैं। ये उत्तर संरचनावादी पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट और पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर हैं। उनकी जो महत्वपूर्ण पुस्तक है, पहली पुस्तक है सिमुलेशन, ये 1973 में आती है, और द एगोनी ऑफ पावर नेक्स्ट पुस्तक है। तो बोदिलार्ड को दो प्रसिद्ध अवधारणाएं हैं, सिमुलेशन यानी अनुरूपता या प्रतिकृति, और हाइपर रियलिटी अत्यथार्थता। तो बोदिलार्ड के अनुसार आधुनिकता अत्यथार्थता का निर्माण करती है। यह अत्यथार्थता प्रतिकृति यानी सिमुलेशन द्वारा निर्मित की जाती है। प्रतिकृति इन फोटोकॉपी का तात्पर्य है आभासी या नकली दुनिया। जैसे प्रतिकृति मौलिक एवं मूलाकृति नहीं होती है, फिर भी मूल का भ्रम पैदा करती है, उसी प्रकार आधुनिकता जनसंचार माध्यमों एवं संप्रेषण के द्वारा एक आभासी एवं झूठी दुनिया तैयार करती है। बार बार मस्तिष्क पर सूचना आक्रमण के द्वारा वह झूठी दुनिया हाइपर रियलिटी लगने लगती है। लंबे काले घने बालों वाला शैम्पू हम सबको पता है,
झूठा दावा करता है, फिर भी हम बार बार उसके विज्ञापन के माध्यम से उसका दावा हमें सच लगने लगता है। तो यही बात है कि हमें हाइपर रियलिटी से वाकिफ कराया जाता है। हमें बार बार सोशल मीडिया, तो आपने अगर एक बार कोई चश्मा सर्च कर लिया गूगल पर, तो वही चश्मा आपको बार बार कहीं दिखेगा, इंस्टाग्राम में दिखेगा, फेसबुक में दिखेगा, जो भी साइट्स आप देखेंगे वहाँ पर मिलेगा। ये क्या है? हमें बार बार पिंच किया जाता है, हमें बार बार हाइपर रियलिटी दिखाई जाती है और हमें विश्वास कराया जाता है कि जो क्लिनिक प्लस का शैम्पू है उससे काले घने बाल होते हैं, जबकि ऐसा कुछ है नहीं, है ना। जो एक कोलगेट का जो प्रचार होता है उसी पर है। उसकी एक बूढ़ी दादी प्रचार करती है, उसके पूरे दांत टूटे हुए, फिर भी वो प्रचार कर रही है। मतलब कहाँ तक नैतिकता गिर गई है, कहाँ तक लोग झूठ बोलने के लिए तैयार हैं। उसके पूरे दांत गिरे हैं लेकिन फिर भी वो प्रचार कर रही है कोलगेट का, और धड़ल्ले से लोग उसको देख रहे हैं। सबको पता है गलत है, झूठा दावा, लेकिन फिर भी लोग देख रहे हैं, विरोध नहीं कर रहे हैं। जीन फ्रांसिस लियोटार्ड, ये फ्रांस के हैं और उनकी पुस्तक है द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन, रिपोर्ट ऑन नॉलेज, 1989 में आती है। रोड टुवार्ड्स द पोस्ट मॉडर्निज्म, टुवार्ड द पोस्ट मॉडर्निज्म, 1993 में बुक आती है। पोस्ट मॉडर्न कंडीशन और टुवार्ड द पोस्ट मॉडर्निज्म, इनकी दो पुस्तकें हैं। तो अपनी प्रसिद्ध कृति पोस्ट मॉडर्न कंडीशन में लियोटार्ड उत्तर आधुनिकता को मेटा नैरेटिव की अस्वीकृति के रूप में परिभाषित करता है। महावृत्तांत में अविश्वास ही उत्तर आधुनिकता है। लियोटार्ड महावृत्तांत व सकलता यानी समग्रता होलिज्म का विरोधी है। यह उत्तर आधुनिकता को विकेंद्रीकरण के रूप में मानता है, यानी डिसेंट्रलाइजेशन के रूप में मानता है। इस विकेंद्रीकरण के चलते आधुनिकता के सभी महावृत्तांतों का अवसान हो जाएगा। न ईश्वर होगा, न धर्म होगा, न विचारधारा होगी, न इतिहास रहेगा, न तर्क रहेगा। उत्तर आधुनिकतावाद तो उदारता के मिथक, मिथ्स ऑफ लिबरलिज्म तोड़ता है, जिसे लियोटार्ड सत्य के मिथक, मिथ्स ऑफ ट्रुथ कहता है। सभी महावृत्तांत परंपरा मात्र है, केवल मिथक। तो मिथ क्रिएट किया जा रहा है ना, मिथ क्रिएट कर रहा है। फ्रांसिस फुकुयामा क्या कर रहा है? मिथ क्रिएट कर रहा है। लिबरलिज्म है वो हिस्टोरिक बैटल जीत चुकी है और केवल एक विचारधारा जो कि लिबरलिज्म है, पूंजीवादी लिबरलिज्म है, वही केवल और केवल एक विचारधारा है जिसे पूरे विश्व में यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया जाना चाहिए। ये क्या है? ये सत्य के मिथक है, ये उदारता के मिथक। जैक्स डेरिडा, ये भी फ्रांस के हैं। इनकी जो बुक है ये ऑफ क्रोमेटोलॉजी, 1967 में बुक आती है, ऑफ क्रोमेटोलॉजी। तो गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक ने इस कृति का इंग्लिश में अनुवाद किया है, ऑफ क्रोमेटोलॉजी का। डेटा की मुख्य धारणा है डिकंस्ट्रक्शन यानी विखंडनवाद। डेटा को विखंडनवाद का जनक कहा जाता है, डिकंस्ट्रक्शन का जनक कहा जाता है। विखंडनवाद का तात्पर्य है महावृत्तांतों एवं ग्रंथों में छिपे हुए अर्थों को खोजना। तो जो वेदों में या जो रामायण महाभारत है उसमें जो अर्थ छुपे हैं उनको ढूंढना, यही है। उसको आप डिकंस्ट्रक्ट करिए, उसका जो एक प्रकार से जो उसके रियल मीनिंग है, गुण अर्थ है, उसको समझने का प्रयास करिए। डेटा भाषा पर अधिक बल देता है। इस पर भाषाविद फर्डिनेंड सोसोरे का काफ़ी प्रभाव है। डेटा का मानना है कि विश्व को भाषा के माध्यम से समझा जा सकता है, अतः भाषा ही विश्व है। लैंग्वेज इज द गोल, इज द वर्ड, ये वर्ड इज लैंग्वेज। फिर फ्रेडरिक जिमेंसन, ये यूएसए के हैं और इनकी बुक है पोस्ट मॉडर्निज्म और द कल्चरल लॉजिक ऑफ लेट कैपिटलिज्म, 1989 में बुक आती है, 89 में बुक आती है। पोस्ट मॉडर्निज्म और द कल्चर ऑफ लॉजिक ऑफ लेट कैपिटलिज्म। फिर पॉलिटिकल अनकॉन्शियसनेस या पॉलिटिकल अनकॉन्शियस, 1981 में पुस्तक आती है, पॉलिटिकल अनकॉन्शियस। जिमेंसन नव मार्क्सवादी उत्तर आधुनिकतावादी हैं। जिमेंसन जहाँ उत्तर आधुनिकता के सांस्कृतिक पक्ष का प्रमुख विद्वान है, वहीं लियोटार्ड राजनीतिक पक्ष एवं डेरिडा भाषा पक्ष का प्रमुख विद्वान है। तो जिमेंसन सांस्कृतिक पक्ष का, लियोटार्ड राजनीतिक पक्ष का और डेरिडा भाषा पक्ष का प्रमुख विद्वान है एज फार एज पोस्ट मॉडर्निज्म इज कंसर्न। जिमेंसन ने उत्तर आधुनिकता को मार्क्सवाद के साथ जोड़ा है। जिमेंसन की प्रसिद्ध अवधारणा है उत्तर आधुनिकता विलंबित पूंजीवाद है, लेट कैपिटलिज्म है का सांस्कृतिक तर्क है। लेट कैपिटलिज्म का सांस्कृतिक तर्क उत्तर आधुनिकतावाद, जहाँ संस्कृति भी बिक्री एवं पुण्य की चीज, जैसे योगा बेचा जा रहा है, अध्यात्म बेचा जा रहा है, तो यहाँ पर संस्कृति भी बेची जा रही है। विलंबित पूंजीवाद क्या है? तो उत्तर आधुनिकता पूंजीवाद की अंतिम पराकाष्ठा है। पोस्ट मॉडर्निज्म पूंजीवाद की एंड कैपिटलिज्म की लास्ट स्टेज है या अंतिम पराकाष्ठा। पूंजीवाद अब औद्योगिक उत्पादन से सूचना उत्पादन की ओर बढ़ रहा है। तो आज के ज़माने में डाटा इज न्यू ऑयल, अब जो ओल्ड व्यवस्थाएं थी जहाँ पर ऑयल को ज़्यादा महत्व दिया जाता था, अब डाटा को ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। अब हम औद्योगिक उत्पादन से सूचना उत्पादन की ओर बढ़ रहे हैं। इंडस्ट्रियल सोसाइटी अब इंफॉर्मेशन सोसाइटी व
सभ्य सोसाइटी में चेंज हो रही है। सूचनाओं के इस संसार में संस्कृति के स्वतंत्र एवं आलोचनात्मक मूल्यांकन बाधित हो रहे हैं। तो कला एवं सौंदर्य के व्यापारीकरण व बाजारीकरण ने सांस्कृतिक मूल्यों को नष्ट किया है। सांस्कृतिक भेद समाप्त हो रहे हैं, सांस्कृतिक पहचानों पर संकट है। ऐसे में प्रत्येक संस्कृति स्वयं को जीवित रखने के लिए परंपरागत रूढ़िवादी प्रवृत्तियों की ओर लौट रही है। मिशेल फूको, ये फ्रांस के थे बेसिकली। तो फूको फ्रांस के प्रसिद्ध दार्शनिक एवं दर्शन के प्रोफेसर थे। इनकी जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, मैडनेस एंड सिविलाइजेशन 1961 में आती है, मैडनेस एंड सिविलाइजेशन 1961 में। फिर द बर्थ ऑफ द क्लिनिक 1963 में आती है, द बर्थ ऑफ द क्लिनिक। डिसिप्लिन एंड पुनिस 1975 में आती है, डिसिप्लिन एंड पुनिस, बर्थ ऑफ द क्लिनिक, डिसिप्लिन एंड पुनिस। द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी 1976 में आती है। मिशेल फूको की मुख्य अवधारणाएं निम्नलिखित हैं। पहला, ज्ञान व शक्ति का आपसी संबंध है। जिसके पास ज्ञान होगा उसी के पास शक्ति होगी। तो डॉक्टर की और जो शिक्षक की, जो विभिन्न इंजीनियर्स होते हैं, उनकी शक्ति क्यों होती है? क्योंकि उनके पास ज्ञान होता है। फिर बायो पावर, एक ऑर्गेनिक पावर या बायो पावर की बात करते हैं। अनुशासन व सजा, डिसिप्लिन एंड पुनिस, तो एक पैनोप्टिकॉन का कॉन्सेप्ट देते हैं, और इसके माध्यम से बताते हैं कि किस प्रकार हमारे ऊपर निरंतर वॉच रखी जा रही है और हमें एक प्रकार से डिसिप्लिन में रखने का प्रयास किया जा रहा है। और अगर हम डिसिप्लिन नहीं रहते हैं, एक खास तरह से व्यवहार नहीं करते हैं, तो हमें पुनिश भी किया जाता है। हमें उस प्रकार से डिफरेंट ना होने के लिए पुनिश किया जाता है। फिर विमर्श, तो विमर्श के लिए बहुत पूर्ण, यानी जो एक प्रकार से डिस्कशन है, उसका एक बहुत पूर्ण जरिया मानते हैं लोकतंत्र की सफलता के लिए। फिर ये गवर्नमेंटलिटी का कॉन्सेप्ट देते हैं, इसके साथ साथ जीनोलॉजी का भी कॉन्सेप्ट देते हैं। तो ज्ञान और शक्ति क्या है? पावर एंड नॉलेज एंड पावर। तो फूको ने शक्ति संबंधित विचार निश्चय से लिए हैं। फूको का मानना है कि शक्ति का केंद्रीय स्थान राज्य नहीं, या कैपिलरीज की तरह हर तरफ फैली हुई होती है। तो जैसे हमारे शरीर में कैपिलरीज हर तरफ फैली होती हैं, उसी प्रकार से जो शक्ति है वो राज्य इसका केंद्रीय स्थान नहीं, बल्कि शक्ति हर जगह फैली हुई है। तो समाज में भी शक्ति है, इवन हमारे परिवार में भी शक्ति है, हर जगह शक्ति फैली हुई। फूको शक्ति की सूक्ष्म राजनीति, माइक्रो पावर ऑफ पॉलिटिक्स पर बल देता है। शक्ति सभी स्थानों पर पाई जाती है, कारागृह, स्कूल, विश्वविद्यालय, अस्पताल, पागलखाना, पीटी, ड्रिल, कक्षा कक्ष, प्रार्थना आदि शक्ति के विभिन्न रूपों की अभिव्यक्तियां। इस प्रकार शक्ति स्थानीय स्तर तक फैली हुई होती है। तो इसका मुकाबला भी स्थानीय स्तर से आरंभ करना चाहिए। नाजीवाद, स्टालिनवाद या पूंजीवाद को हटाना है तो लड़ाई स्थानीय स्तर से आरंभ होगी। शक्ति का कोई संबंध बिना प्रतिरोध के नहीं होता। फिर ज्ञान से शक्ति आती तथा शक्ति से ज्ञान आता है। तो ज्ञान से शक्ति आती, अगर आपके पास ज्ञान है, आप इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, तो आपके पास शक्ति आएगी। जब आपके पास शक्ति आएगी तो आपके पास ज्ञान आएगा। ये अपृथक है, यानी इन्हें डिवाइड नहीं किया जा सकता है। उत्तर आधुनिक समाज में ज्ञान उत्पादन का साधन है। ज्ञान उत्पादन का साधन है। अधिक ज्ञान है जो कर तो अधिक उत्पादन। तो अगर आपके पास अधिक ज्ञान है, अधिक नॉलेज है, अधिक इनोवेशन है, तो आप अधिक उत्पादन कर लेंगे। अमेरिका इतना ज़्यादा क्यों विश्व पर हावी हो रहा है? क्यों? क्योंकि उसके पास नॉलेज है, उसके पास टैलेंट है। फूको की त्रिभुज की अवधारणा, यानी शक्ति, ज्ञान प्लस व्यक्ति, शक्ति, ज्ञान प्लस व्यक्ति, शक्ति, ज्ञान प्लस व्यक्ति का आपस में घनिष्ठ संबंध है। शक्ति टॉप टू डाउन नहीं, बल्कि डाउन टू टॉप चलती है। तो शक्ति टॉप टू डाउन नहीं, टॉप से नीचे क्यों नहीं जाती, बल्कि नीचे से यूपर की ओर आती है। यह प्राथमिक रूप से दमनात्मक नहीं, उत्पादक भी होती है। तो ऐसा नहीं कि शक्ति हमेशा ऑपरेशन करने के लिए यूज की जाती है, ये हमेशा दमनकारी होती है। कभी कभी शक्ति उत्पादक भी होती है, प्रोडक्टिव भी होती है। इसके माध्यम से हम कुछ कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, हम लोगों के जीवन में उजाला ला सकते हैं शक्ति के माध्यम से। तो जब ज्ञान शक्ति धारण करने वाला डॉक्टर मरीज को एक विशेष ब्रांड का तेल खाने को कहता है, तो वह मरीज के साथ साथ बाजार में उत्पादन को भी प्रभावित करता है। तो फॉर एग्जाम्पल कोई डॉक्टर आपको दवाई बोलता है, तो हम देखते हैं जो EMR होते हैं, डॉक्टर के पास अक्सर विजिट करने आते हैं और कहते हैं कि सर अगर आप तो कोई दवाई लिखो तो इस ब्रांड की लिखना। तो यही बात है कि उसके पास नॉलेज है, इसलिए आप उसके पास जाते हैं, और नॉलेज के माध्यम से वो पैसा कमा रहा। पैसे से उसको क्या मिलेगा? शक्ति मिलेगी। शक्ति से फिर उसको ज्ञान मिलेगा। तो ये साइकिल चलता जाएगा। शक्ति स्वामित्व की ओर व्यवहार में लाई जाती है। शक्ति स्वामित्व की अपेक्षा व्यवहार में लाई जाती है। स्वामित्व की अपेक्षा व्यवहार में लाई जाती है। बायो पावर, जैविकी शक्ति तत्पर है शक्ति। तो शक्ति बायो पावर की तरह प्रत्येक स्थान पर फैली होती है। जिस प्रकार शरीर में शक्ति कैपिलरीज के माध्यम से प्रत्येक अंग में होती है, उसी प्रकार समाज में प्रत्येक अंग में शक्ति होती है। आपके परिवार में, फिर कोई समुदाय बना है आपके वहाँ,
परिवार, जाति, स्कूल, जेल, हर सब जगह शक्ति फैली हुई है। केवल राज्य ही शक्ति का साधन नहीं है या शक्ति का स्थान नहीं, शक्ति हर जगह फैली। आप अपने स्कूल में डिसिप्लिन रहते हैं, शक्ति है जिसके जो आपको कंट्रोल करती है, आपको डिसिप्लिन में रखती है। जेल आपको कंट्रोल करती है, आपको डिसिप्लिन में रखती है। जातियाँ, परिवार, तो आप जाति से बाहर जाके शादी नहीं कर सकते, या जाति से बाहर जाके आप कुछ ऐसा काम नहीं कर सकते हैं जाति के विरुद्ध हो, नहीं तो ऑनर किलिंग हो जाती है। तो ये सब क्या है? ये शक्ति है, जहाँ शक्ति हर जगह फैली हुई। ऐसा नहीं है कि शक्ति केवल राज्य के पास है, शक्ति हर जगह फैली हुई। ज्ञान व शक्ति के आपसी संबंधों पर फूको की प्रसिद्ध पुस्तक है मैडनेस एंड सिविलाइजेशन साइकेट्रिक नॉलेज एंड पावर। साइकेट्रिक नॉलेज एंड पावर 1961 में बुक आती है। विमर्श, डिस्कोर्स। विमर्श किसी एक वस्तु या संरचना के बारे में लोगों की सोचने की एक निश्चित पद्धति होती है। विमर्श एक वस्तु या संरचना के बारे में लोगों के सोचने की एक पद्धति होती है। यह पद्धति मिलजुल कर लोगों की समान धारणा बनती है। जैसे भारत में गाय की पवित्रता का विमर्श, नौकरशाही की भ्रष्ट छवि का विमर्श, यूएसए में अश्वेतों के अपराधी होने का विमर्श। तो ये किसी वस्तु या संरचना के बारे में लोगों के सोचने की एक निश्चित पद्धति होती है, और ये जो पद्धति है मिलजुल कर लोगों की समान धारणा बनती है। धारणा सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। वो का मानना है कि शक्ति विमर्श के माध्यम से कार्य करती है। यह विमर्श के जरिए अपराध, पागलपन व कामुकता के बारे में हमारे एटीट्यूड बदलती है, पर ज्ञान के द्वारा इस एटीट्यूड को भी बदला जा सकता है। उदाहरण स्वरूप, पागलों के बारे में पहले यह विमर्श था कि उन्हें ईश्वर ने ऐसे ही बनाया है था, उनकी सही जगह पागल खाना है। पर मनोरोग विशेषज्ञों ने अपने विशिष्ट ज्ञान के बल पर उन पागलों को ठीक कर पूरा विमर्श ही बदल दिया है। तो विमर्श क्या था? पहले सती प्रथा के बारे में विमर्श था, क्या कि जो अगर किसी औरत का पति मर जाता है तो उसे उसके साथ जलना पड़ता है, विमर्श था। लेकिन 1829 में जब से सती प्रथा के कानून को खत्म, मतलब कहीं सती प्रथा को भारत में बैन कर दिया गया विलियम बेंटिंक के द्वारा, विमर्श चेंज हो गया। सती प्रथा जैसी जब कोई चीज़ रह नहीं गई, तो ये होता है, विमर्श चेंज हो जाता है। अगर आपके पास नॉलेज है, आपके पास शक्ति, ज्ञान में शक्ति है, इसका तात्पर्य है मनोचिकित्सक व वकील आदि अपने ज्ञान के बल पर किसी भी व्यक्ति को पागल खाने या जेल में भेजने या बचाने की शक्ति रखते हैं। अनुशासन व सजा, डिसिप्लिन एंड पुनिश 1975 में बुक आती है। तो फूको सजा की दो तकनीकें बताता है। पहला मोनार्किकल पुनिशमेंट, राजतंत्री सजा, इसमें सार्वजनिक रूप से उत्पीड़न किया जाता है तथा फांसी दी जाती है। तो आपको सार्वजनिक रूप से तो कोड़े बरसाए जाएंगे या तो अल्टीमेटली आपको फांसी दे दी जाएगी। यह शरीर को तंग करने वाली सजा, यह शारीरिक पनिशमेंट है। पुराने समाजों में ऐसा ही होता था, लेकिन अब एक डिसिप्लिनरी पनिशमेंट दी जाती है, अनुशासनात्मक सजा दी जाती है। यह सजा पेशेवरों द्वारा दी जाती है, इसमें मनोवैज्ञानिक, कार्यक्रम शिक्षक, कैदी को पैरोल पर छोड़ने वाले अधिकारी शामिल है। इसमें कैदी को एकांत कोठरी में पटक कर मानसिक सजा दी जाती है। तो आपको मानसिक प्रताड़ना दी जाती है, आपको एक अंधेरे के बंद कमरे में रख दिया जाता है। आप एक प्रकार से बहुत अकेला महसूस करते हैं, आप पागल टाइप के हो जाते हैं। इंसान जो अकेला रहेगा, है ना, मतलब आप फिल्मों में देखते होंगे किस प्रकार से अकेले बंद कमरे में, छोटे से कमरे में, तो इनसे इंसान क्या हो जाता है? पागल हो जाता है। ये कैसी सजा है? डिसिप्लिनरी सजा। हमें हमेशा एक फिल्म टिकॉन से देखा जा रहा है, सीसीटीवी कैमरे, तो इससे हम अपने आप को एक प्रकार से जेल में भी सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं, तो आप कभी भी अपने आप को स्वतंत्र नहीं महसूस कर सकते हैं। पहले के ज़माने में सीसीटीवी वगैरह का ज़माना नहीं था, कहीं ना कहीं आपके अंदर स्वायत्ता थी, आप अपने जो इंडिविजुअल कार्य हैं उनको कर सकते थे। लेकिन अब आपको पता है कि आपका एक एक एक्शन कंट्रोल हो रहा है, कोई ना कोई आपको देख रहा है, तो आप एक प्रकार से मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं। पूंजीवाद इसी अनुशासनात्मक शक्ति का, यानी इसी डिसिप्लिन पावर का प्रयोग करता है। वह शरीर की बजाय आत्मा व मन को दंडित करता है। फिर प्रशासकीयता यानी गवर्नमेंटलिटी, आधुनिक समाज व पेनोप्टिकॉन। तो फूको आधुनिक समाज की तुलना बेंथम की जेल संबंधी पेनोप्टिकॉन योजना से करता है, जिसमें अर्ध चंद्राकार जेल में सिर्फ एक गार्ड बीच में बनी मीनार पर बैठकर निगरानी करता है। वह किसी को दिखाई नहीं देता, फिर भी सभी कैदियों को यह लगता है कि वह सिर्फ उन्हें ही देख रहा है। फूको के अनुसार प्रत्यक्षता एक जाल है, विजिबिलिटी इज अ ट्रैप, सीसीटीवी कैमरा इज अ ट्रैप। आधुनिक समाज एक ऐसी कारागृह व्यवस्था है जहां स्कूल, विश्वविद्यालय, कारागृह, पागल खाने आदि संस्थान अनुशासन का निर्माण कर व्यक्ति की स्वतंत्रता को बाधित करते हैं। तो कहीं ना कहीं स्कूल, विश्वविद्यालय, कारागृह, पागल खाने, ये हमारी स्वतंत्रता है उसको बाधित करते हैं। हमें अनुशासन सिखाने के लिए हमें बिल्कुल सीसीटीवी कैमरा लगा रहता है, और हम बिल्कुल एकदम एक अपने बिल्कुल दायरे में रहते हैं। ऐसा नहीं कि हम कोई वैसा व्यवहार कर लें या कोई पर्सनल चीज़ें कर लें, ऐसा कर नहीं सकते हैं, क्योंकि आपको हमेशा पता रहता है कोई ना कोई देख रहा। इससे एक गवर्नमेंटलिटी तस्कीता पैदा होती है, आपके अंदर रूल फॉलो करने की अंदर से काइंड ऑफ बात आती है। जब आप देखते हैं कि सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है चौराहे पे, और अगर काइंड ऑफ अगर आपने क्रॉस किया सिग्नल, तो आपके पास सीधे और सीधे आ जाएगा चालान ऑनलाइन। तो आपको पता है
कोई आपको नहीं देख रहा, कुछ नहीं हो रहा, मतलब कोई फिजिकल व्यक्ति या कोई मनुष्य नहीं बैठा है आपको देखने के लिए, लेकिन सीसीटीवी कैमरा है, तो आप अपने आप को एक जो गवर्नमेंटलिटी है ना प्रशासकीयता, उसको आप डेवलप कर लेते हैं, आप रुकते हैं, बाकायदा आप रुकते हैं चालान से बचने के लिए। यही है प्रशासकीयता। हालांकि जब उसने पुस्तक लिखी थी तो उस समय सीसीटीवी वगैरह का ज़माना नहीं था, लेकिन वो स्कूल, विश्वविद्यालय, कारागृह, पागल खाने की बातें करता है, क्योंकि स्कूल में भी डिसिप्लिन सिखाया जाता है कि हमें टीचरों का सम्मान करना, हमसे जो बड़ी अथॉरिटी उसका सम्मान करना। विश्वविद्यालय, कारागृह, पागल खाने, यही सिखाया जाता है। कुल मिला के हमारे अंदर मानसिकता डेवलप की जाती है कि हम जो हमारे से बड़ी अथॉरिटी है उसकी बात को माने बिना कुछ सोचे समझे, और अपने आप को कंट्रोल करें, अपने बिहेवियर को। इस प्रकार फोको 3 प्रकार की शक्ति बताता है। एक अनुशासन की शक्ति, दूसरा प्रशिक्षण की शक्ति, तीसरा सर्वेलेंस शक्ति, सतर्कता अर्थात निगरानी की शक्ति। तो जीनियोलॉजी, वंशावली। फोको ने जीनियोलॉजी की अवधारणा निश्चय से ली है। जीनियोलॉजी विचारधारा विशेषकर मार्क्सवादी विचारधारा का विरोध करती है। तो जीनियोलॉजी का तात्पर्य है कि सत्य की कोई वास्तविक सत्ता नहीं है, यह शक्ति ही है जो सत्य की सत्ता का निर्माण करती है। तो सत्य की कोई वास्तविक सत्ता नहीं, सत्य की कोई वास्तविक सत्ता नहीं है, यह शक्ति है जो सत्य की सत्ता का निर्माण करती है। वही है ट्रुथ की अपनी कोई सत्ता नहीं, हम बल्कि ट्रुथ को, जिसके पास शक्ति होती है वही ट्रुथ को मनाता है। तो अगर मीडिया हाउसों के पास शक्ति, जैसे एमएनसीज के पास शक्ति है ना, तो वो मीडिया के माध्यम से ट्रुथ को बनाते हैं कि यही सही है ना। अडानी का शेयर गिरा तो ये भारत के लोकतंत्र की हत्या है, या भारत के आत्मसम्मान को चोट। तो ये सत्य कौन बना रहा है? जो शक्ति जिसके पास है वही सत्य बना देता है, यही बात है। सत्य की कोई वास्तविक सत्ता नहीं होती। तो नहीं कहा जाता था कि सत्य हमेशा जीतता है, ऐसा कुछ नहीं। सत्य को अब तो बनाया जा रहा है ना, आपको दिखा के वही चीज़ें आपके दिमाग में डाल के, तो आपको वही चीज़ें सत्य लगने लगती हैं। आपको लगने लगता है कि नहीं, अडानी के शेयर गिरना यानी भारत के आत्म जो सम्मान है उसको चोट पहुंचना, राष्ट्रवाद उत्पन्न हो जाता है मीडिया द्वारा। शक्ति जिसके पास है वो अपने हिसाब से सत्य को निर्माण करता है। अल्विन टाफलर, तो अल्विन टाफलर की उत्तर आधुनिकता से संबंधित 3 पुस्तकें हैं, पावर शिफ्ट, फ्यूचर्स ऑफ एंड द थर्ड वेव। इन तीनों का विषय एक ही है, नवीन परिवर्तन, जहां मसल पावर की बजाय माइंड पावर महत्वपूर्ण होती है। फिर एडवर्ड सईद, इनके पुस्तक ओरिएंटलिज्म, कल्चर एंड इंपीरियलिज्म। कुछ समूह पुनः पूर्व आधुनिक काल के मूल्यों को स्वीकार करने और प्रमुखता देने में विश्वास रखते हैं। तो कुछ समूह पुनः पूर्व आधुनिक काल के मूल्यों को, यानी जो पहले मूल्य थे उनको स्वीकार करने और प्रमुखता देने में विश्वास रखते हैं, जिनमें फंडामेंटलिस्ट शामिल है, रूप फ्लेक्स और जूडिथ बटलर इत्यादि इसके समर्थक। ये नारीवादी थिंकर हैं, याद रखिए, पोस्ट मॉडर्निस्ट नारीवादी थिंकर हैं। आलोचना, तो उत्तर आधुनिकता के कट्टर आलोचक हैं हेबरमास का प्रसिद्ध कथन है कि आधुनिकता एक अधूरा प्रोजेक्ट है। पोस्ट या मॉडर्निटी इज अ हाफ कंप्लीटेड प्रोजेक्ट। तो आधुनिकता अभी पूरी तरह से आई नहीं है, तो आप पोस्ट आधुनिकता की तरफ या पोस्ट मॉडर्निज्म की तरफ बढ़ कैसे सकते हैं? साथ अभी तो आधुनिकता ही पूर्ण नहीं हुई है, उत्तर आधुनिकता की तो बात दूसरी है, या उत्तर आधुनिकता दूर की कौड़ी। हेबरमास ने उत्तर आधुनिकता को नवरूढ़िवाद के तुल्य माना है। नाम चॉम्स्की का मानना है कि कारण यह है कि उत्तर आधुनिकता सामाजिक व व्यक्तिगत विघटन, अविवेकशीलता व विनाश की समस्या को बढ़ाती है। उत्तर आधुनिकता के आलोचक क्यों ऐसा करती है? क्योंकि आप किसी चीज़ को सत्य ही नहीं मानते। आप ना तो परिवार में विश्वास करते हैं, ना तो धर्म में विश्वास करते हैं, आप किसी भी चीज़ में विश्वास ही नहीं करते। तो कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ तो विश्वास करके जीवन में चलना ही पड़ेगा, नहीं तो अगर आप हर चीज़ में शंका करने लगे तब तो फिर आपका जीवन चलने से रहा। उत्तर आधुनिकता के आलोचक एलेक्स कालनिकॉस ने अपनी पुस्तक अगेंस्ट पोस्ट मॉडर्निज्म अ मार्क्सिस्ट क्रिटिक में जेमसन की तरह उत्तर आधुनिकता को पूंजीवाद की उपज कहा। उत्तर आधुनिकतावाद का अंत, तो 21वीं सदी के प्रारंभ में उत्तर आधुनिकता समाप्त की घोषणा की जाने लगी, और इसमें कुछ टिप्पणीकर्ताओं ने यह कहा कि यह मर चुका है और इसके स्थान पर नए सिद्धांत आ रहे हैं। इसमें से अधिकतर टिप्पणीकर्ताओं वो थे जिन्होंने अपने आरंभिक लेख में उत्तर आधुनिकता की पुरजोर वकालत की थी, जैसे लिंडा हेचन, जो कनाडा की साहित्यिक आलोचक हैं, जिनकी 1988 में प्रकाशित पुस्तक द पॉलिटिक्स ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म हिस्ट्री थ्योरी फिक्शन, जो एक बहुचर्चित टेक्स्ट बुक बनी। वह मानती हैं कि उत्तर आधुनिकता 20वीं शताब्दी का विचार था और अब यह भूतकाल की बात है। इहाब हसन, जो मिस्र के उत्तर आधुनिक संस्कृति के 1970 के दशक में अध्ययन करने वाले विद्वान हैं, अब मानते हैं कि उत्तर आधुनिकता समाप्त हो चुकी है। फिर अमेरिकन आर्किटेक्ट
चार्ल्स जेनेक्सन चार्ल्स जेनेक्स जिन्होंने 17 दशक में उत्तर आधुनिक आर्किटेक्ट को लोकप्रिय बनाया, अब मानते हैं कि यह समाप्त हो गया है। कनाडा के साहित्यिक आलोचक जोस टोथ की पुस्तक द पासिंग ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म 2010 के अनुसार यह धारणा दृढ़ होती जा रही है कि उत्तर आधुनिकता समाप्त हो गई। उत्तर आधुनिकता को अपने चरम काल में यानी 1970-80 के दशक में सभी ने स्वीकार किया, पर कई आलोचकों जिसमें नोम चॉम्स्की, एलेक्स केलिनिकोव्स इत्यादि विचारक प्रमुख हैं, उस समय भी इसे एक आभासी सत्य या एक अर्थहीन शब्दावली मानते थे। अगर उत्तर आधुनिकतावाद समाप्त हो गया तो फिर कौन सा समय चल रहा है? इसके लिए अलग अलग नाम दिए जाते हैं, जैसे निकालस बोरिलियत ये आफ्टर मॉडर्न कहते हैं। गिरीश लिकोवेस्की ये हाइपर मॉडर्निटी शब्द का प्रयोग करते हैं। रॉबर्ट सैमुअल ऑटो मॉडर्निटी शब्द का प्रयोग करते हैं। एलन किर्बे ये डिजी मॉडर्निज्म का प्रयोग करते हैं। इसमें से सबसे सर्वाधिक लोकप्रिय डिजी मॉडर्निज्म बनता जा रहा है और इसके प्रवक्ता किर्बे ने प्रमुख रूप से टेम्परेचरीकरण व मूल पाठ टेक्स्ट के मध्य के संबंधों की विवेचना की है। इस अध्ययन के अंतर्गत मूल पाठ के डिजिटाइजेशन होने के पश्चात होने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। इसकी विशेषता यह है कि अब महावृत्तांत में निर्मित हॉबिस पर नियंत्रण करने की अपेक्षा पूर्व में ही निर्मित हो रहे हैं। तो इसकी विशेषता यह है कि अब महावृत्तांत में निर्मित हॉबिस पर नियंत्रण करने की अपेक्षा पूर्व में ही निर्मित हो रहे हैं और उनके कलाओं, साहित्य, विचार और चिंतन ने डिजिटाइजेशन के माध्यम से सारे विश्व में एक नए प्रकार के महावृत्तांत को जन्म दिया है। यह कहा जा सकता है कि यह एक प्रकार का सांस्कृतिक पुनर्जागरण है जो एक नई वैश्विक संस्कृति जिसमें एकरूपता एवं भिन्नता दोनों समाविष्ट है को जन्म दे रहा। महत्वपूर्ण पुस्तकें तो योगेंद्र यादव की पुस्तक है, योगेंद्र यादव की मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन 1972 में आती है। बर्थ ऑफ ट्रेजिडी निश्चय की है। जीन फ्रांसिको लियोटार्ड इनकी पुस्तक है पोस्ट मॉडर्न कंडीशन रिपोर्ट ऑन नॉलेज 1989 में आती है। टुवार्ड द पोस्ट मॉडर्निज्म 1993 में आती है। जैक डेरिडा की है ऑफ ग्रोमेटोलॉजी 1967 में आती है। फ्रेडरिक जेमेसन की पुस्तक है पॉलिटिकल अनकॉन्शियस 1981 में आती है। पोस्ट मॉडर्निज्म और द कल्चरल लॉजिक ऑफ द लेट कैपिटलिज्म 1989 में आती है। मिशेल फूको मैडनेस एंड सिविलाइजेशन 1961 में बुक आती है। द बर्थ ऑफ क्लिनिक 1963 में। डिसिप्लिन एंड पुनिश 1975 में। द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी 1976। एल्विन टॉफलर पावर्स इनकी पुस्तक है पावर शिफ्ट फ्यूचर्स ऑफ द थर्ड वेव। एडवर्ड सईद ये कल्चर एंड इम्पीरियलिज्म इनकी पुस्तक है। एलेक्स केलिनिकोव्स इनकी पुस्तक है अगेंस्ट पोस्ट मॉडर्निज्म मार्क्सिस्ट क्रिटिक। लिंडा हेजन की पुस्तक है पोलिटिक्स ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म।